स्वागत है आप लोगों का फिर से 70वीं के बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्री का है उसके डिस्कशन में 1 से 50 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। नहीं देखा है तो देख लीजिए, अभी जाके देख लीजिए। उसको मैंने जो है वो प्लेलिस्ट में शामिल कर लिया है और आप लोग सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना और कुछ बोले 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और 100 तक हम लोग चलते हैं। ये जर्नी हमारी रहेगी। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है, यानी 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक रचना जो था उसका विकेंद्रीकरण किया था। मतलब आर्थिक संरचना यानी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया था। ठीक है, यानी जो पैसा था उसको नीचे तक बांटा था, मतलब प्रांत में भी, राज्य में भी, और जो कस्बा था या जो भी था वहां तक बांटा था। तो किसने किया था, किस वायसराय ने किया था ये? ठीक है, तो ये किया था लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में लॉर्ड मेयो ने 1870 में पहली बार वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया। ठीक, इसके तहत उन्होंने केंद्र और प्रांतों यानी राज्यों के बीच राजस्व यानी पैसे का बंटवारा किया और स्थानीय प्रांतीय सरकारों को कुछ खास नागरिक सेवाएं संभालने और बजट बनाने की आजादी दी थी। ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है। तो कौन सा देश है जो यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? तो वो है जी सी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड है। तो अपनी खूबसूरत खूबसूरत वादियों, आल्प्स पर्वतों और दुनिया भर के जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं तो उनका ये पसंदीदा हॉलीडे प्लेस है। आउटडोर एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे, वो स्पॉट होता है। इसी के कारण जो है स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। ये नाम तब मशहूर हुआ था जब एक मशहूर लेखक ने, जिनका नाम था लेस्ली स्टीफन, उनकी किताब आई थी। ठीक है, इसके बारे में, तो उस किताब में इस शब्द का उल्लेख किया गया था। उसके बाद ये लोकप्रिय हो गया था। ठीक है, इसको खेल का मैदान कहा जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए आप आराम से जो है इसको इलिमिनेट कर सकते हैं। चंपारण में हुआ नहीं था, बलिया में हुआ नहीं था, इसकी तो कोई बात ही नहीं करना, और हुआ था झारखंड के क्षेत्र में यानी छोटा नागपुर क्षेत्र में। तो आप समझ सकते हैं कि रांची जो ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वही सही होगा। ठीक है, तो महान आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 के दौरान बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था वहाँ उल गुलान यानी महान विद्रोह के रूप में जो है छोटा नागपुर क्षेत्र यानी वर्तमान जो झारखंड का रांची है उसके आसपास खूंटी जिलों में जो है यह विद्रोह अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के शोषण के खिलाफ आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए लड़ा गया एक विद्रोह था। ठीक है, समझ गए? और बिरसा मुंडा को धरती आबा का अवतार कहा जाता है, भगवान माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, कहता है कि 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? देखिए करंट अफेयर्स का है इसलिए हम सिर्फ नाम जान लेंगे, और दोस्त की कंपनी है इसलिए समझ जाइए आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, बी। खैर आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक संधारित्र का प्रतिघात होता है। संधारित्र का मतलब होता है कैपेसिटर, ठीक, और प्रतिघात का मतलब होता है रिएक्टेंस। मतलब इंग्लिश होता है, उसका मतलब नहीं बता रहा हूं, सिर्फ इंग्लिश बता रहा हूं। ठीक, तो इनमें से बताइए, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती, आवृत्ति के समानुपाती, आवृत्ति के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, बताइए कौन सा? इनमें से कोई नहीं जी, ए है इसका आंसर, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, आसान भाषा में समझे तो संधारित्र यानी कैपेसिटर जब अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, यानी एसी के रास्ते में रुकावट डालता है तो उसे धारितीय प्रतिघात कहते हैं, एक्स ई कहते हैं। इसका वैज्ञानिक सूत्र होता है, लिख के बता देता हूं, एक्स ई इक्वल टू 1/2 पाई, ठीक, और एफ सी। ठीक, सी जो है वो बड़ा है कैपिटल, एफ जो है वो छोटा है। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, समझ गए? तो एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, और ये हमेशा डिनोमिनेटर होता है। ठीक, इसका मतलब है कि अगर बिजली की आवृत्ति बढ़ेगी तो रुकावट कम होगी और आवृत्ति घटेगी तो रुकावट बढ़ेगी। इसी उल्टे संबंध को व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी नुकसान, कोई भूमि नहीं रख सकता है, बताइए। बिचौलियों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि सीमा, भूमि समेकन। ठीक है, तो सही आंसर है इसका सी, भूमि सीमा।
ठीक है, लैंड सीलिंग कहते हैं इसको। तो आज़ादी के बाद भारत में भूमि सुधार हुआ, लैंड रिफॉर्म्स हुआ, ठीक है, लागू किए गए ताकि कुछ ही जमींदारों के पास बहुत सारी जमीन न रहे। इसके तहत सरकार ने एक कानून बनाया जिसे भूमि सीमा लैंड सीलिंग एक्ट कहते हैं। इसमें कानूनी रूप से तय कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति या परिवार एक निश्चित एकड़ से ज़्यादा जमीन अपने नाम पर नहीं रख सकता है। उससे ज़्यादा जमीन होने पर सरकार उसे लेकर गरीबों में बांट देगी। ठीक, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि स्थानीय प्रेस अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की अनुमति, स्टेटमेंट दिया हुआ है, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। बी कहता है कि यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। सी कहता है यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक नहीं पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। गजब स्टेटमेंट दिया है। और चौथा जो है वो डी है। तो बताइए आंसर क्या है? जी बिल्कुल इसका आंसर है, आप स्टेटमेंट से ही समझ सकते थे। ठीक है, ए है, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया तो जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो साल 1878 था। इसमें अंग्रेजों के वायसराय लॉर्ड लिटन ने, ठीक है, भारतीय भाषाओं के अखबारों का गला घोटने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी देसी प्रेस एक्ट अधिनियम पास किया था। इस बड़े कानून और कड़े कानून का मुख्य नियम यही था कि अगर किसी भारतीय अखबार ने अंग्रेजों के खिलाफ आपत्तिजनक या भड़काने वाली बात छापी तो सरकार बिना किसी कोर्ट कचहरी के सीधे उस अखबार की प्रिंटिंग प्रेस और मशीनें जो है जब्त कर लेगी। समझ गए? तो गला तो घोट ही दिया। अभी हम 157 नंबर पे है प्रेस के रैंकिंग में। खैर 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? बताइए कितनी है? देखिए सही आंकड़ा तो नहीं पता, नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन एक रेंज है और वो रेंज का जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है वो है 30 मीटर। हमने पहले भी 68वीं या 69वीं में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो उत्तरी बिहार में कोसी नदी के आसपास का जो मैदानी इलाका है वो बहुत ही समतल और ढलान वाला है। गंगा के इस मैदानी भाग की समुद्री तल से यानी सी लेवल से ऊंचाई जो है बहुत कम है। यह क्षेत्र औसतन 30 मीटर से लेकर 60 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ नदियों का पानी बहुत तेजी से फैलता है और बाढ़ आती है। तो दिए गए विकल्पों में 30 मीटर है, इसलिए वही सही आंसर है। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? कौन होता है बता दीजिए। जी केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है। तो देश में टैक्स जो है जीएसटी से जुड़े सारे बड़े फैसले जीएसटी परिषद लेती है, काउंसिल लेती है, जिसमें राज्यों के मंत्री भी शामिल होते हैं। संविधान के नियमों के मुताबिक जो है भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं, जैसे वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो हमेशा इस परिषद के अध्यक्ष और चेयरपर्सन रहेंगी। ठीक है, चलिए मतलब जो भी वित्त मंत्री होगा केंद्र में वो रहेगा। ठीक, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित यानी एस्टैब्लिश हुआ? बताइए। यहाँ पे 1911 है, तो घोषणा जो हुई थी ना, घोषणा के संदर्भ में अगर बात करें तो 1911 में हुआ था। वैसे तो डी इसका आंसर होना चाहिए, लगा के भी आए होंगे लोग, क्योंकि इसमें 1912 नहीं है, लेकिन घोषणा हुआ था 1911 में। ठीक है, तो उसको ही बीपीएससी ने सही माना है। समझ गए? तो इसका सही उत्तर 1911 है। ठीक, क्योंकि दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में बिहार को बंगाल से अलग करने की ऐतिहासिक घोषणा हुई थी। ठीक है, तो आधिकारिक तौर पर बिहार राज्य जो है वो 22 मार्च को 1912 को अस्तित्व में आया था, इसीलिए हम हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। अगर परीक्षक पूरी तरह से गठन का साल ढूंढ रहा है तो डी होगा आंसर, लेकिन ज्यादातर परीक्षाओं में घोषणा वर्ष के तौर पर 1911 को ही सही विकल्प चुना गया है। बहुत सारे परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो देख लीजिए, इस तरह भी 1 नंबर आपका काटते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि सिरके यानी विनेगर, ठीक है, में खट्टा जो खट्टे स्वाद का कारक है क्या? बताइए। तो खट्टा है तो आप सोच रहे होंगे कि एसिटिक एसिड होना चाहिए ना, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा? डी इसका आंसर है। ठीक है, चाउमीन या अचार में जो सिरका पड़ता है ना, उसका खट्टापन एसिटिक एसिड
के कारण होता है। सिरके में लगभग 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है। चूंकि विकल्पों में एसिटिक एसिड नहीं है इसलिए क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो नींबू में होता है साइट्रिक एसिड, इमली में होता है टार्टरिक एसिड और दूध और दही में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था। देखिए ये पहले भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, मुकद्दम गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के समय जो है विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के काल में गांव के स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण लोगों के लिए कुछ खास शब्द तय थे। गांव के मुखिया या सरपंच को मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था, काम क्या होता था कि गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखना, लगान वसूलने में मदद करना। ठीक है, तो गांव के लेखाकार जो होते थे या पटवारी जो होते थे उनको पटवारी ही कहा जाता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। तो शांति पुरस्कार इस साल जिसको भी मिले या मिला या मिल गया उनका जरा नाम, पुरस्कार वगैरह का नाम जो है अच्छे से एक तरफ नोट्स में बना के रट लीजिए, घोल के पी जाइए। ठीक है, पी ही जाइए एकदम, ये जरूरी है बहुत। चलिए, तो किसको मिला था बताइए, छोड़िए मत बताइए। ये मिला था नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी, ये इसका आंसर है और इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि यह है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी बताइए, तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी। ये लिखा गया था डी शम्स सिराज अफीफ। ठीक, इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ऐसे इनके साथ एक और थे जियाउद्दीन बर्नी, वो भी थे, उन्होंने भी लिखा था, पर इनका वहाँ पे यहाँ पे उनका नाम नहीं है, तो फिलहाल इनका नाम है, तो डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो तारीख फिरोज शाही नाम से 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं जो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के काल की जानकारी देते हैं। ठीक है, एक किताब जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी और दूसरी उन्हीं के समकालीन इतिहासकार शम्स सिराज अफीफ ने लिखी थी। चूंकि विकल्पों में बर्नी नाम नहीं है इसलिए अफीफ जो है वही सही आंसर है। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में बेजोर जोड़ी यानी ऑड पेयर का चयन करें। ऑड पेयर जो बेजोर है, जोड़ा नहीं है उसका, थार भारत, सहारा अफ्रीका, कलहारी अमेरिका और गोबी मंगोलिया। तो बताइए जी, बिल्कुल कालाहारी अमेरिका। ठीक है, तो दुनिया के प्रसिद्ध मरुस्थल रेगिस्तान और उनके जो देश महाद्वीप हैं उनसे जोड़ दिए गए हैं। तो थार भारत में ही पाया जाता है, सही है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में, ठीक है, वो भी सही है। गोबी रेगिस्तान जो है वो मंगोलिया और चीन में है, वो भी सही है। और कालाहारी रेगिस्तान जो है अमेरिका में नहीं बल्कि अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना, नामीबिया आदि में स्थित है, इसीलिए जोड़ा गलत है, बेजोर है। ठीक है, तो यही होगा इसका सही आंसर, समझ गए। चलिए, सी है इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और ये 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कि भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित यानी स्टोर किया जाता है। तो बताइए, भौतिक रूप में कहा जा रहा है जी, हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से, समझ गए। तो आसान भाषा में कहें तो संपीड़न का जो इंग्लिश होता है वो कंप्रेशन होता है। ठीक है, तो भौतिक रूप से यानी फिजिकल फॉर्म में स्टोर करने के बारे में पूछा गया है, इसलिए हाइड्रोजन को भौतिक रूप से सहेजने का सबसे आम तरीका जो है, हाइड्रोजन गैस को बहुत ही ऊंचे दाब पर, हाई प्रेशर पर दबाकर या संपीड़ित यानी कंप्रेस करके गैस सिलेंडरों में भरा जाता है, या फिर इसे बहुत ठंडे तापमान पर लिक्विड बनाकर स्टोर किया जाता है। रासायनिक रूप से स्टोर करने के लिए हाइड्राइड का इस्तेमाल होता है इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। देखिए कितनी बार पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। और भी प्रोमिनेंट नेम होंगे, वो मंत्री बने थे अंतरिम सरकार में, तो उनके बारे में भी कौन सा विभाग था उनके पास। ठीक है, घोल के पी जाइए एकदम। 67 नंबर क्वेश्चन बताइए जी, खाद्य एवं कृषि। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। तो आज़ादी से ठीक पहले 2 सितंबर 1946 को भारत को संभालने के लिए एक अंतरिम यानी इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। इसमें अलग अलग नेताओं को मंत्रियों वाले विभाग सौंपे गए थे। हमारे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको जो है सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। रक्षा विभाग जो है वो बलदेव सिंह के पास था, ठीक, और गृह विभाग सरदार पटेल के पास था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है, तो बताइए कौन सा है। जी बी कोयली, ठीक है। तो अगर पूरे भारत की हम लोग बात कर रहे हैं तो रिलायंस की जो जामनगर की रिफाइनरी है गुजरात में वो सबसे बड़ी है जो प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है तो रिफाइनरियों में गुजरात का ही कोयली जो है गुजरात रिफाइनरी कारखाना सबसे अधिक क्षमता लगभग 13.7 यानी 13.7 मिलियन मीट्रिक टन सालाना वाली रिफाइनरी है। दिए गए 4 विकल्प में कोयली सबसे बड़ा है इसलिए वही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है, बताइए। पढ़ देता हूं स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है ए जो है वो ग्रामीण एवं क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, बी कहता है ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, सी कहता है ग्रामीण क्षेत्रीय जनपद एवं राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 4 स्तरीय संरचना, वहीं डी कहता है ग्रामीण और क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। बिल्कुल सही जो है वो लास्ट वाला है, समझे, डी त्रिस्तरीय है, ठीक है। तो भारत में 73वें संविधान संशोधन आया बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे। उसके बाद गांवों के विकास के लिए 3 लेवल यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई। सबसे नीचे ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर, बीच में पंचायत समिति या ब्लॉक के स्तर पर क्षेत्रीय स्तर पर होता था, और सबसे ऊपर जो है वो जिला परिषद या जिला जनपद स्तर पर होता था, ठीक है। इसमें जो राज्य स्तर पर शामिल नहीं होता था, इसीलिए सही जवाब जो है वो डी है, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है किससे। स्टेटमेंट कहता है ए कि आरबीसी के आकार से, बी कहता है होमोग्लोबिन की उपस्थिति से, सी कहता है डब्ल्यूबीसी एवं आरबीसी के संयोजन से, और डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, बिल्कुल सही लास्ट वाला है, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है ए बी या ए बी या ओ, इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी लाल रक्त कोशिकाएं जो आरबीसी की बाहरी सतह पर कौन सा खास प्रोटीन या एंटीजन यानी आरएच, ठीक है, मौजूद है। अगर सतह पर ए एंटीजन है तो ग्रुप क्या होगा, ए होगा, और कोई एंटीजन नहीं है तो क्या होगा, ओ होगा। चूंकि विकल्पों में एंटीजन का कोई जिक्र ही नहीं है इसलिए सही जवाब डी है, ठीक है। 71वें पे चलते हैं। 71वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 33वें ओलंपिक, ठीक है, यानी 33rd ओलंपिक्स पेरिस जो 2024 में हुआ, किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया, तो बताइए किसको नहीं किया गया। जी क्रिकेट को नहीं किया गया है, ठीक है, बी, ठीक है। बाकी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये क्योंकि करंट अफेयर्स का विषय है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है और कहता है कि उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, बताइए। जी मेघालय है, मेघालय, ठीक है, बी इसका आंसर है। मेघालय की राजधानी शिलोंग और उसके आसपास की जो खूबसूरत पहाड़ी है, ठंडे मौसम है, झरनों और छाई रहने वाली जो धुंध के कारण ब्रिटिश अधिकारियों को अपने देश के स्कॉटलैंड की याद आ जाती है, इसीलिए इसका नाम जो है मेघालय को ही या इसका जो राजधानी शिलोंग को पूर्व में कहा गया कि ये पूर्व का स्कॉटलैंड है, ठीक। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधान रखे गए हैं, बताइए। जी हमने पहले डिस्कशन किया था कहीं पे, ठीक है। जी 10वीं अनुसूची में, ठीक है। 10वीं अनुसूची में कहा गया कि पहले जो है नेता जो अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे, जिसे आया राम गया राम कहा जाता था। इस दल बदल को रोकने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल जोड़ी गई, जिसके तहत चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलने वाले सांसदों या विधायकों की सदस्यता रद्द की जा सकती है। बिल्कुल होता तो है नहीं, खैर। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम 3D मुद्रित यानी 3D प्रिंटेड मानव जैसे रोबोट का नाम है क्या। मानव जैसे रोबोट का नाम भी मानव ही है, ठीक है, बी, ठीक।
तो भारत का पहला विकसित जो ह्यूमनॉइड मानव जैसा रोबोट जिसके ज्यादातर हिस्सों को 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया गया है उसका नाम मानव रखा गया है। ठीक है, इसे दिवाकर वैश्य द्वारा साल 2014 के अंत में तैयार किया गया था और यह आवाज के निर्देशों पर काम कर सकता है। समझ गए? चलिए 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय वितरण यानी बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत? जी अनुच्छेद 112 ए है इसका सही आंसर। ठीक है, तो हमारे संविधान में सीधे तौर पर बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है बल्कि इसे वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। अनुच्छेद 112 के तहत जो है राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी होती है कि वे हर साल सरकार की कमाई और खर्च का लेखा जोखा यानी बजट संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाए। ठीक, 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 2019 से 20 में बिहार के GSDP में किसका 60.2 यानी 60.2% हिस्सा था? बताइए किसका था? सेवा क्षेत्र का। ठीक है, सर्विस सेक्टर का। डी है इसका सही आंसर। GSDP का मतलब होता है किसी राज्य की अपनी कुल GDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद। बिहार की अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। साल 2019 से 20 के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार बिहार की कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 60.2% सेवा क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, दुकानें, होटल, मोबाइल नेटवर्क आदि से आया था। समझ गए? 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक है? मुजफ्फरपुर। ये तो बोलने वाली बात ही नहीं कुछ भी। चलिए, और 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? सबको पता है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी जो है हर साल अपना रास्ता बदलते हैं, मेंडरिंग करती है। ठीक है, रास्ता बदल लेती है ऐसे से घूमते घूमते। ठीक है, ऐसे से घूमती है और ऐसे से घूमती है, कभी कभी तो ऐसे कहीं से भी घूम जाती है। ठीक है, अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक, तो अचानक आने वाली भीषण बाढ़ के लिए कुख्यात है। इसके कारण उत्तर बिहार के इलाकों में भारी तबाही होती है, जानमाल का नुकसान हो जाता है, खेती भी नष्ट हो जाती है, इसीलिए बिहार का शोक इसे कहा जाता है। ठीक है, तो 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई है कितनी? स्नो लाइन की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो ये औसत ऊंचाई है 4500 मीटर। समझ गए? 20 का आंसर है। तो हिम रेखा स्नो लाइन वह काल्पनिक ऊंचाई होती है जिसके ऊपर पहाड़ों पर साल भर बर्फ जमी रहती है और पिघलती नहीं है। हिमालय के मध्य और पश्चिमी क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्से आते हैं में औसत हिम रेखा की ऊंचाई लगभग 4400 से 4500 मीटर मानी जाती है, इसलिए 4500 यहाँ ऑप्शन में है, इसलिए उसको टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? इशिहारा बताइए जी। रंग अंधता से संबंधित है। ठीक है, इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक, तो इशिहारा टेस्ट का इस्तेमाल आंखों की कलर ब्लाइंडनेस यानी रंग अंधता की जांच के लिए किया जाता है। इसमें अलग अलग रंगों के डॉट्स यानी बिंदुओं से बनी एक गोलाकार आकृति दिखाई जाती है जिसके अंदर कोई नंबर या रास्ता छिपा होता है। सामान्य आंख वाले लोग उस नंबर को आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन जिन्हें लाल या हरे रंग को पहचानने में दिक्कत होती है वे इसे नहीं देख पाते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज यानी INA से जुड़ा नहीं है? कौन नहीं थे? तो वो थे DSA डांगे। ठीक है, तो जनरल मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जबकि कर्नल शाहनवाज खान और कर्नल प्रेम कुमार सहगल पर अंग्रेजों ने लाल किले में प्रसिद्ध मुकदमा चलाया था। SA डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे इनका नाम था। ठीक है, SA डांगे भारत के एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट वामपंथी नेता थे। ठीक, और मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य थे। उनका आजाद हिंद फौज से कोई संबंध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? क्या है बताइए। चलिए मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आपके लिए। पहला स्टेटमेंट कहता है ए उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 2 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात। बी कहता है कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात। सी कहता है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में
4 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात, या डी कहता है कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 3 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात। तो आप बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सत्य है, यही पूछ रहा है। जी, बी सत्य है, बी ठीक है, एक ही वर्ष की बात होती है यहाँ पे। तो उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र में 1 साल के अंदर पैदा होने वाले जो हर 1000 जीवित बच्चों में से जो बच्चे अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही, यानी 1 वर्ष की उम्र से पहले ही दम तोड़ देते हैं, उनकी संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। यह किसी देश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को भी दर्शाता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि कौन सा देशांतर, लॉन्गिट्यूड, देखिए पहले भी पूछा था, लॉन्गिट्यूड, लेफ्टिट्यूड, ये सब पढ़ लेना है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड, फलना देखना जो भी है, लॉन्गिट्यूड सब पढ़ लीजिएगा, देशांतर, विभवांतर भी पढ़ लीजिएगा फिजिक्स, ठीक है। खैर, तो कौन सा देशांतर लॉन्गिट्यूड कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो वो है 141 डिग्री पश्चिम, ठीक। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और अमेरिका के राज्य अलास्का के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सीधे एक देशांतर रेखा के सहारे खींची गई है। यह रेखा 141 डिग्री पश्चिम देशांतर, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, देशांतर लॉन्गिट्यूड, जो उत्तर में आर्कटिक महासागर से नीचे की ओर आती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है 84 में? लेखकों की सूची दी गई है और 1857 की पुस्तक सूची 2 है, उसमें मिलान करना है, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक तरफ जो लेखक दिए गए हैं वो दिए गए हैं, ए में बी डी सावरकर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने लिखा, ठीक है। एस एन सेन, बी, और सी है एरिक स्टोक्स, डी है एस बी चौधरी। बताइए, आंसर बता दीजिए। जी, ए इसका आंसर है, 1 का 1, ठीक है, ए का 1, बी का 4 और सी का 2 और डी का 3, ठीक है। यानी बी डी सावरकर जो है उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखा। बी डी सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, ठीक। सबसे पहले इन्होंने ही 1857 के विद्रोह को केवल एक सैनिक विद्रोह न कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। एस एन सेन जो थे उन्होंने 1857 के बारे में लिखा कि भारत सरकार के आधिकारिक इतिहासकार थे वो। उन्होंने लिखा कि इस क्रांति पर, यानी 1857 नाम की किताब लिखी उन्होंने, और पूरा जो है उन्होंने उसका ब्यौरा उसमें दिया, ठीक है। उन्होंने भारत सरकार के कहने पे इसका इतिहास लिखा, ठीक। और तीसरा जो है एरिक स्टोक्स, इनका होगा किसान और राज, ठीक, किताब का नाम, इन्होंने ये लिखा था। इतिहास कर रहे थे ये। एरिक स्टोक ने ग्रामीण भारत और किसानों पर इस क्रांति के असर को समझाते हुए द पीजेंट एंड द राज पुस्तक लिखी थी, ठीक है, इंग्लिश में। वहीं एस बी चौधरी, इन्होंने लिखा नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में अंतर, ठीक है, इन्होंने इस किताब को लिखा। इन्होंने जो है शशि भूषण चौधरी, इनका पूरा नाम था, एस बी चौधरी, इन्होंने सिविलियन का जो पहलू था कि सिविल रेबिलियन कैसे हुआ और जो सैनिक विद्रोह हुआ, इन दोनों के बीच में क्या अंतर था, तो नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह, इन दोनों के बीच का एक पाटा, एक डिफरेंस इन्होंने अपनी किताब में लिखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 85 नंबर क्वेश्चन है और कहता है कि समाज सुधारक और उनकी संस्थाओं का मिलान करना है, ठीक है। तो समाज सुधारक एक तरफ और दूसरी तरफ उनकी संस्था, ठीक। तो बरहा समाज किन्होंने फाउंड किया? रामकिशन मिशन, ठीक, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और विधवा विवाह समाज। तो देखिए, दो भी अगर आप समझ जाते हैं, जैसे बरहा समाज, रामकिशन मिशन या सर्वेंट ऑफ
इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, रामकिशन मिशन स्वामी विवेकानंद, और ब्रह्मा समाज आप समझ सकते हैं राजा राम मोहन राय, और विधवा विवाह समाज में विष्णु शास्त्री पंडित। ठीक, आंसर बता दूं जी, इसका भी आंसर ए है। ठीक है, 1 का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। समझ गए? तो राजा राम मोहन राय ने जो है 1828 में बरहा समाज की स्थापना की थी। इनका मुख्य उद्देश्य था सती प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करना। वहीं स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे 1897 में इस मिशन की शुरुआत की थी, जो समाज सेवा और अध्यात्म पर काम करता। वहीं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाते। तो साल 1905 में जो है इन्होंने देश सेवा के लिए नौजवानों को तैयार करने के लिए सोसाइटी की स्थापना की थी। वहीं विधवा विवाह समाज जो है वो विष्णु शास्त्री पंडित, इन्होंने 1850 के दशक में विडो री मैरिज एसोसिएशन फाउंड किया था, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो विधवा विवाह को असल में ये बढ़ावा देना चाहते थे। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? देखिए, इस पे हम लोगों ने पहले भी बात किया था, केवलर। ठीक है, केवलर एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर मानव रेशा, फाइबर का मतलब होता है जो इंसान बनाता है, ऐसा रेशा, ऐसा कपड़ा जो स्टील से भी 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन वजन में बहुत हल्का होता है। जब बंदूक की गोली इससे टकराती है तो क्या होता है, इसकी एनर्जी जो है वो सोख लेता है और गोली जो है आर पार नहीं जा पाती, इसलिए इसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनाने में होता है। समझ गए? चलिए 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को कौन सा मतदान का अधिकार प्राप्त है? केवल समान मत होने की स्थिति में आखिरी मतदान वो करता है। ठीक है, अगर समान मत हो जाए दोनों तरफ तो क्या होता है? होता ये है कि साधारण दिनों में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर किसी भी कानून या बिल पर वोट नहीं डालते हैं क्योंकि उन्हें निष्पक्ष रहना होता है। लेकिन अगर किसी बिल पर वोटिंग के दौरान पक्ष यस और पक्ष नो दोनों के वोट जो है बराबर हो जाए, टाई हो जाए, तब टाई तोड़ने के लिए अध्यक्ष अपना निर्णायक वोट, कास्टिंग वोट डालता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिल्लेलाही या जिल्लेलाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था, ए। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने अपनी ताकत और खौफ बढ़ाने के लिए राजत्व का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप चलाया था। उसने खुद को जिल्लेलाह कहा। ठीक है, जिसका मतलब होता है ईश्वर की परछाई, शैडो ऑफ गॉड। वह प्रजा को यह बताना चाहता था कि राजा का स्थान भगवान के ठीक बाद आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, कुल जमा का वह अनुपात जो कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास कैश में रखना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ठीक है, तो ए है इसका आंसर। ठीक है, तो मान लीजिए किसी कॉमर्शियल बैंक जैसे SBI है, PNB है, उनके पास जो है लोगों का कुल 100 रुपया जमा होता है। मान लीजिए 100 रुपया जमा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम है कि बैंक इस पूरे 100 रुपए को लोन में नहीं बांट सकता है। सुरक्षा और मार्केट में पैसे को कंट्रोल करने के लिए इसका एक निश्चित हिस्सा जैसे 4 या 5 रुपया जो है हमेशा कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। इसी हिस्से को नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं, CRR कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक M किलोग्राम भार एवं E कूलम्ब आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा यानी जूल में होगी। क्या होगी जूल में, बताइए? देखिए इसमें जो है ना द्रव्यमान का तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो असल में इसका आंसर है डी। ठीक है, जब भी कोई आवेश होता है, चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, किसी विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस V के प्रभाव में गति करता है, तो उस पर जो किया गया कार्य है उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा का सीधा सीधा जो है हो जाता है। ठीक है, बराबर हो जाता है। तो आवेश E और विभवांतर V
इसलिए अंतिम में ऊर्जा जो बचता है वो ई और वी होता है, ठीक है। द्रव्यमान एम का कोई उपयोग इसमें नहीं होता है, समझ गए। तो डी है इसका सही आंसर। अब है 91 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में है, ठीक है। केरल में हमेशा से 23 में भी वही है, ठीक। तो 2023 की जनगणना लिखा है, जो कि असल में 2011 की जनगणना होनी चाहिए थी, ठीक है। 2023 की जनगणना के अनुसार देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल। तो खैर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है केरल हमेशा से पढ़ाई लिखाई का साक्षरता का सबसे नंबर 1 पर रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार केवल केरल जो है वो साक्षरता दर जो है वो 94% थी, तो भारत में सबसे ज्यादा है, ठीक है, समझ गए। तो केरल ही होगा इसका सही आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? देखिए बहुत ही आराम से समझिएगा, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और मैं लॉजिक से समझाऊंगा कि क्यों नहीं है क्यों है, ठीक। हो सकता है आपको डाउट हो, तो बताइए इनमें से कौन। तो पहला है रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख, ठीक, विष्णुगुप्त और सांची सुसीमा, ठीक है। तो इसमें से जो संबंधित नहीं है वो है डी, सुसीमा। सुसीमा ऐसे तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोता हुए, ठीक है, अशोक का सौतेला भाई, ठीक, लेकिन वो नहीं है डायरेक्टली रिलेटेड, क्योंकि जब वो इस सब चीजों में आए तब तक चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जा चुके थे, जब तक वो इतिहास में उनका नाम आता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य तब तक मर चुके थे, ठीक। तो अगर आराम से आपको समझाऊं तो इसे समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोता यानी सम्राट अशोक का बड़ा भाई और सौतेला, ठीक है, ये भी बिंदुसार का ही बेटा था। इसका जो संबंध है सीधे सीधे चंद्रगुप्त मौर्य के काल से नहीं है। और असल में जो सवाल पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल से रिलेटेड पूछा जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बाकी क्यों उनसे रिलेटेड है ये मैं बता रहा हूँ। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है इसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाल, जो वहां का राजपाल था, उसको भेजा गया कि जाइए सुदर्शन झील बनवाइए। तो उसने जो है जाके सुदर्शन झील बनवाया था। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का शिलालेख है वो सीधे सीधे संबंध रखता है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। विष्णुगुप्त इसलिए संबंध रखते हैं, विष्णुगुप्त चाणक्य का ही असली नाम है। तो इन्होंने और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन दोनों ने मिलके ही मौर्य वंश का जो है वो फाउंड किया था, संस्थापक थे ये लोग, ठीक है। इन्होंने ही हटाया था नंद वंश से, ठीक है, धनानंद को। खैर, तो इनका भी रिलेशन है डायरेक्ट। सांची जो है, ऐसे तो अशोक के टाइम में बहुत सारे स्तूप बनाए गए थे वहां पे, लेकिन सांची जो शहर है, जो जगह है, उसका जो स्थापना किया गया था वो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे किया गया था, ना कि अशोक के टाइम पे, ठीक है। तो सीधे सीधे सांची भी रिलेट करता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, यानी उनके काल को रिलेट करता है। और सुसीम जो है उनके काल में बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए सुसीम जो है वो इससे संबंधित नहीं है। तो आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में किस राज्य ने शीर्ष टॉप पर जो है स्थान प्राप्त किया? बताइए। जी बिल्कुल, केरल ने किया है, ठीक है। SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका मतलब है सतत विकास लक्ष्य, जैसे गरीबी मिटाना, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को मतलब अचीव करना। तो नीति आयोग हर साल ये टेस्ट करता है कि कौन सा राज्य इन लक्ष्यों को पूरा कराने या पूरा करने में सबसे आगे है। इस इंडेक्स में केरल जो है वो सबसे आगे रहा, उसने ही बाजी मारा, टॉप पे रहा, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि कलियां यानी बर्ड्स विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं किसमें? जी, सी इसका आंसर है, शाखाओं के सिरे पर पाई जाती हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधों में नई पत्तियां या फूल निकलने के लिए जो कलियां होती हैं, एपिकल बर्ड्स कहते हैं इसको। ये जो कलियां बनती है वो मुख्य रूप से टहनियों या शाखाओं के बिल्कुल आखिरी छोर यानी सिरे पर पाई जाती हैं, जहां से पौधे की लंबाई बढ़ती है।
95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन राष्ट्रपति, ठीक है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो वोट देता है लेकिन उन्हें हटाने यानी महाभियोग इम्पीचमेंट जो होता है उसमें भाग नहीं लेता है? तो राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो चुनाव के समय भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, इसके साथ साथ सभी राज्यों के जो विधायक होते हैं, एमएलएज होते हैं, उनका ही वोट पड़ता है। हटाने के समय जो है महाभियोग सिर्फ, ठीक है, अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना हो तो राज्यों के विधायकों को कोई हक नहीं होता। यह पावर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में बैठे जो सांसद होते हैं, दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के, उनके पास होता है। ठीक, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोन नदी का उत्पत्ति जो है स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? बताइए। जी, बी, मैकाल श्रेणी में, ठीक है। तो अमरकंटक की पहाड़ियां जहां से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर फैली मैकाल पर्वत यानी जो श्रृंखला है, रेंज जो है, वही उसी का हिस्सा है। यह विंध्याचल और सतपुरा पर्वतमाला के मिलन बिंदु के पास स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि सर्कल का संबंध RICEL सी से है, उसी प्रकार स्क्वायर का संबंध किससे है? बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, क्या किया है आपको मैं बताता हूं। देखिए क्या किया है, सर्कल में क्या किया है कि CIRCLE है, ठीक। इसमें क्या किया है, R को यहां कर दिया है, I को उसके जगह ही रहने दिया है, C को फिर बीच में लाया है, ठीक। फिर इसमें इन तीनों में क्या किया है, E को पहले लाया है, L को वहीं रहने दिया है और C को आगे कर दिया है। यही किया है ना। तो उसी तरह जो है स्क्वायर है, ठीक है, SQUARE, आपको क्या करना है, U को पहले लिखना है, Q को उसकी जगह लिखना है, S जो है उसके बाद आएगा और इसमें क्या होगा, E पहले आ जाएगा, R वहीं रहेगा और A बाद में आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा है बताइए, लास्ट वाला, यही होगा इसका आंसर, यही है इसका आंसर। ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी नहीं है इनमें से, ठीक है, उपयुक्त सभी, कोई भी नहीं है, यही डी आंसर है इसका। तो इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? विज्ञान की भाषा में इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोफीलिया, इलेक्ट्रोफील कहते हैं, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए ये हमेशा ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां इन्हें इलेक्ट्रॉन मिल सके। तो अगर देखेंगे तो H+ और Na+, ठीक है, इन दोनों पर क्या है, प्लस साइन है, चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब होता है कि इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है, इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक। बाकी जो है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके केंद्रीय परमाणु यानी बोरोन का अष्टक जो है, ऑक्टेट, अधूरा होता है। इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि स्थिर होने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए यह भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, यानी यह भी इलेक्ट्रोफाइल है। चूंकि तीनों ही इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए प्रश्न के पूछने के तरीके ये कि कौन सा नहीं है के अनुसार, ठीक ना, विकल्पों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रोफाइल ना हो, ठीक है। आधिकारिक तौर पर इस प्रकार के प्रश्नों को में जो विकल्प होते हैं वो थोड़ा सा विसंगति होती है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर अगर देखें तो ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन की कमी वाले हैं, स्वभाव के हैं, इसलिए डी जो है इसका सही आंसर है। समझ गए? पूछा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये सभी इलेक्ट्रोफाइल हैं, समझ गए। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन कहता है, मैंने अगर शुरू में बोल दिया होगा कि इनमें से कोई नहीं है तो थोड़ा सा उस पर माफ कीजिएगा, बाकी ये सारे जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इन सबको चाहिए इलेक्ट्रॉन। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है अंतर्राष्ट्रीय संधियों, इंटरनेशनल ट्रीटीज को लागू करने के लिए संसद कानून कैसे बना सकती है? बताइए कैसे बना सकती है? संबंधित राज्य की सहमति से, राज्य की सहमति के बिना, या राज्यों के बहुमत की सहमति द्वारा, या सभी राज्यों की सहमति से? तो इसका आंसर है बी, राज्य की सहमति के बिना,
ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। मान लीजिए भारत सरकार ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ पर्यावरण या व्यापार को लेकर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता कर लिया, ट्रीटी किया। अब उस समझौते को पूरा जो भारत है उसमें लागू करने के लिए देश की संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। इसके लिए संसद को किसी भी राज्य सरकारी से अनुमति या सहमति लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को यह विशेष पावर देता है। ठीक है, याद रखिएगा किस अनुच्छेद से। आज का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी डिस्कशन, 100 नंबर क्वेश्चन, आज का नहीं मतलब इस सेट का, सॉरी ये जो हमारा पार्ट 2 है उसका। ठीक है, 100वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? किस जिले में होता है बताइए जी? पूर्वी चंपारण में होता है। ठीक है, यहाँ जो विकल्प उपलब्ध है उसके अनुसार पूर्वी चंपारण में होता है। ठीक है, बिहार में मक्के की खेती बहुत बड़े पैमाने पर जो होती है वो खासकर गंगा के उत्तरी मैदानों, ठीक है, कोसी के क्षेत्र में होती है, जैसे खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय, कटिहार में होती है। ठीक है, दिए गए विकल्प में सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर है, तो पूर्वी चंपारण मक्का उत्पादन में इनके मुकाबले आगे है। ठीक है, इन जो दिए गए जो जिले हैं उसके मुकाबले, इसलिए पूर्वी चंपारण इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले डिस्कशन में। ठीक, 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।